टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इन्फिनिटी। दिस इज मोनिका और मैं बात कर रही हूँ अबाउट द एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक के बारे में। लास्टली वी हैव डिस्कस्ड समथिंग अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और हमने देखा था कि कैसे आर्टिकल 1 to 4 में डील किया है हमारे भारत को एज अ यूनियन एंड इट्स स्टेट्स के बारे में। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 विच डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, फैक्टर होते हैं, वो हम बात करेंगे आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 में। उससे पहले हम समझते हैं कि सिटीजनशिप का मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम 15, 16, 18, सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30। ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम सभी जानते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट टू वोट, तो किसी भी सिटीजनशिप के लिए ये बहुत असेंशियल चीज होती है कि हमारे पास राइट हो कि हम अपने लीडर को चुन सके। जैसा कि हम जानते हैं जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी तो ब्रिटिशर्स ने बहुत कम क्राइटेरिया रखा था, अराउंड 10% ऑफ इंडियंस हैव द राइट टू वोट, बट आफ्टर फ्रीडम हमें ये 100% राइट मिल गया था to elect our leader. Next we have is कि they can take part in elections on the basis of their eligibility. कोई भी व्यक्ति इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, either it is for PM, CM, President, Vice President or any other constitution body. Next, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अटेन कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो होती है जो कि भारत सरकार के अधीन होती है, जैसे कि हमारे सीएम्स, पार्षद, विधायक, ये सब होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। लास्टली वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, वो डील करते हैं सिटीजनशिप के अंडर। नाउ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले करेगा किसमें, सिटीजनशिप में। कैसे करेगा, जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, जब ब्रिटिशर्स के अंडर था, जब ब्रिटिश इंडिया था, तब क्या हुआ था कि इन्होंने बोला था कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फ्रेमवर्क में जो लोगों ने सहयोग किया था, जो मास लीडर्स थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क दिया जिसमें कि हमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिले, फ्रॉम आर्टिकल 1 to 395। ये आर्टिकल्स हमारे ओरिजिनल आर्टिकल्स थे। अब ये आर्टिकल्स भी बहुत सारे देशों से लिए गए थे, तो इनको भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में बात करी है, जहां पे हमें पता चला कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब बहुत सारे राज्यों से मिलके एक पूरा देश बना है, जिसमें कि हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज भी है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिमिटेड रोल प्ले करेगा कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि आफ्टर 26/10/1950 के बाद से जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है या किसी चीज को विड्रॉ करना है, तो ये पावर किसके पास होगी, ये पावर होगी डायरेक्ट पार्लियामेंट के पास में। नाउ पार्लियामेंट हैज द राइट टू विथड्रॉ और टू ऐड एनी ऑफ द क्लॉज अंडर सिटीजनशिप। तो ये बात हो गई मीनिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्टिकल 5। अब देखिए आर्टिकल 5 किस चीज में डील करेगा। सबसे पहले ये डोमिसाइल के बारे में डील करता है। डोमिसाइल क्या है, स्थानीय निवासी। कहाँ का, भारत का। अब जब आप भारत के निवासी है, स्थानीय निवासी है, तो आपको 3 कंडीशंस और फुलफिल करनी होगी, ईदर ऑफ द 3 कंडीशंस। जरूरी नहीं है कि हमें तीनों कंडीशंस करनी है। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी हम फुलफिल करते हैं तो डायरेक्टली वी हैव द अथॉरिटी दैट वी शुड बी लेबल्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो व्यक्ति है वो भारत में जन्मा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये एक्ट क्या है, इसके बारे में अगर आपको समझना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो एक्ट है जिससे कि हमारा संविधान बहुत हद तक के लिया गया है। इसी एक्ट को हमने ओवरड्राफ्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क की है। नाउ नेक्स्ट है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया, मतलब माता या पिता दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति यदि भारत का निवासी है, भारत में जन्मा है, तो उस बच्चे को भी हमारी सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। Now third condition is कि it should be ordinary resident of India within 5 years immediately after the commencement of India. That means कि जब हमें 26/10/1950 में कह दिया गया था कि अब जो सिटीजनशिप के रूल्स है
या उसके बारे में जो भी डिसीजंस लेना है वो कौन लेगा, वो लेगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने ये कहा कि राइट आफ्टर 5 years, दैट मीन्स कि 1955 तक के जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है या भारत का रेसिडेंट रहता है तो उसे क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। तो ये 3 कंडीशंस थी स्थानीय निवासी होने के भारत में, जो कि हमें आर्टिकल 5 में बताई गई है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, ये बेसिक है अबाउट माइग्रेशन। कैसा माइग्रेशन, कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया आता है, कहां से, पाकिस्तान से, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि क्या उसकी सबसे बेसिक नीड होना चाहिए कि उसे सिटीजनशिप मिले इंडिया की। तो सबसे पहले आता है कि या तो वो खुद जन्मा हो भारत में, या आइदर ऑफ हिज पेरेंट वर बोर्न इन इंडिया, या कोई उनके डिसेंट, दैट मीन्स कि ग्रेट पेरेंट्स में से कोई हो भारतीय का मूल निवासी। ये 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट, एलिजिबिलिटी टू हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि अगर व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आता है भारत, तो उसे नैतिक रूप से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे 6 मंथ रेसिडेंट रहना होगा इंडिया में, और उसके बाद उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी कि वी हैव बीन रिसाइडिंग फॉर 6 months एंड मोर इन इंडिया, एंड आफ्टर दैट ओनली उसको सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की। तो इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 7 में देखिए हम बात करेंगे रिवर्स माइग्रेशन के बारे में। आर्टिकल 6 क्या था, माइग्रेशन, कि कैसे पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग आए हैं उनको कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, जैसे कि 6 मंथ का रिसाइड करना होगा इंडिया में, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू फिल अ एप्लीकेशन। अब देखिए आर्टिकल नंबर 7 में भी रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बताया है। रिवर्स माइग्रेशन कैसे, कि जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान जाएगा, अगर वो जाता है 1 मार्च 1947 के बाद, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि एक एक्ट था जो कि रीसेटलमेंट एक्ट था, उसके अंडर उसको एप्लीकेशन बनानी होगी। और जब एप्लीकेशन बनाएगा, सपोज अगर वो 1 जून से लेके 1947 के बाद से गया है पाकिस्तान, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि 6 मंथ पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान में रहने के बाद एक एप्लीकेशन बनानी होगी कि आफ्टर दिस डेट आई हैव रिसाइडेड इन पाकिस्तान, और फिर उसे कहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, पाकिस्तान की। लेकिन जो भारतीय नागरिकता थी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये रिवर्स माइग्रेशन डील करता है आर्टिकल नंबर 7। नाउ आर्टिकल 8 इज समथिंग सिमिलर टू आर्टिकल 5। जैसे कि हमने देखा था कि या तो व्यक्ति खुद जन्मा हो भारत में, उसका कोई एक माता या पिता में से दोनों में से कोई एक जन्मे हो भारत में, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भारत के निवासी रहे हो। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है। सेकंड है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की। एंड लास्ट इज कि इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव या डिप्लोमैट। अगर व्यक्ति किसी डिप्लोमैट के जरिए रजिस्टर्ड है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो भी उससे सिटीजनशिप बहुत आसानी से मिल सकती है। तो इट इज वेरी मच क्वाइट सिमिलर टू आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल 5 एंड 8 को आप याद रखिएगा कि या तो व्यक्ति जन्मा हो भारत का, कोई पिता या माता में से कोई एक हो, या तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट या किसी कंसल्टेंट या डिप्लोमैट से रजिस्टर्ड हो भारत के नागरिक के लिए। नाउ इन आर्टिकल 9 हमें पता चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर वो वॉलंटरीली एग्जिट ले ले या किसी और देश की नागरिकता को अपना ले, तो वो सीधे सीधे भारतीय नागरिक नहीं रहता है, वहां से सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं हम डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते हैं, लाइक यूएसए में हमने पहले भी बात करी थी कि हमें सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप मिलती है, उसके बाद उसके जो इंटरनल स्टेट्स है, लाइक वी कैन से स्टेट्स है, लाइक वॉशिंगटन हो गया या और कोई स्टेट हो गया, तो वहां की सिटीजनशिप अलग होती है। तो ऐसे ये लोग डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, बट इन इंडिया देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता को अपनाता है, तो वो सीधे सीधे अपनी पात्रता खो देता है भारतीय नागरिक होने से। अब देखिए आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप चाहिए तो वन शुड बी डीम्ड टू बी सिटीजन। दैट मीन्स कि वो कंसिडर करे अपने आप को कि वो भारतीय नागरिक है और भारतीय कानून के हिसाब से रहे, इधर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और बाय लॉ, ही शुड बी अबाइड बाय द लॉ। या
अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी एक्वायर करता है फॉरेन सिटीजनशिप को, जैसे कि हम भारतीय नागरिक है लेकिन अगर हम कनाडा, यूएस, यूके ऐसे किसी भी देश के सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं, वहां के नागरिक बनते हैं, तो हमारी सीधी सीधी जो पात्रता है वो वहां पे से खारिज हो जाती है कि हम भारतीय नागरिक रहे। तो हमारा इन टोटल अगर हम बात करें तो हमारा सिटीजनशिप क्या बोल रहा है कि हम डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते, हम सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो हम सिर्फ भारतीय नागरिक ही रहेंगे अनटिल अनलेस हमें निष्कासित न किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या लॉ के द्वारा। लास्ट आर्टिकल जो है हमारा सिटीजनशिप का, दैट इज आर्टिकल नंबर 11, वो क्या बोलता है कि नाउ द पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एनी प्रोविजन, दैट इज कि कुछ भी क्लॉसेस अगर ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं आफ्टर द डेट 26/10/1950, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि आफ्टर दिस डेट द पार्लियामेंट हैज द डायरेक्ट पावर टू इनिशिएट एनी ऑफ द टर्मिनेशन और विड्रॉन ऑफ एनी क्लॉजेस। उससे क्या होगा कि अब जितने भी प्रावधान होने हैं वो किसके अंडर होंगे? पार्लियामेंट के अंडर होंगे, हमारे सदन के अंडर होंगे। तो ऐसे ही आर्टिकल 11 हमें बताता है कि पार्लियामेंट हैज द फुल पावर एंड फुल अथॉरिटी टू मेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो ये हमारे आर्टिकल थे फ्रॉम 5 to 11, जिससे कि हमें पता चला कैसे हमारी सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की और कैसे टर्मिनेशन हो सकता है हमारे सिटीजनशिप का। अब देखिए, हमने बात करी सिटीजनशिप के बारे में, जो कि हमने आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 में देखा कि कैसे हमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल सकती है, साथ ही क्या क्या क्लॉजेस हो सकते हैं जहां में हमारी नागरिकता हमसे चली जाएगी। ऐसा ही एक बिल लेके आए थे जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट बिल, जिसमें हमें बताया गया कि हम सिटीजन कैसे बन सकते हैं, हाउ कैन वी एक्वायर और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो सबसे पहला होता है बर्थ। अगर आपका जन्म हुआ है भारत में तो आपको सीधी सीधी पात्रता मिल जाती है भारतीय नागरिक होने की, या आपका जन्म 26/10/1950 या 1/7/1987 के बीच हुआ हो, या आप इस पीरियड में इंडिया में रहे हो, irrespective parents. That means if your parents are not here but you are here in between these two dates, then you are the citizen of India. Next देखिए, अगर आप 1/7/1987 के बाद आपका जन्म हुआ है, आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भारतीय मूल के निवासी है, तो आपको सीधी सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की। ये बोलता है सिटीजनशिप एक्ट बिल। नाउ थर्ड इज कि आफ्टर 3/12/2004 both or one parent is citizen, then we can directly have the citizenship, लेकिन कोई इलीगल माइग्रेंट ना हो। ईदर ऑफ द पेरेंट्स में से कोई भी अगर इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो भी हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये बात हो गई बर्थ की। अब हम बात करेंगे बाय डिसेंट। दैट मीन्स कि जो हमारे पूर्वज, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो भी भारत में रहे हैं तो भी हमें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है आफ्टर 26/1/15 to 10/12/1995, तो उनके जो पिता है वो भारतीय मूल के निवासी होने चाहिए, तो उन्हें क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की डायरेक्टली, विदाउट एनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट देखिए कि आफ्टर 10/12/1995 either of the parents should be from India, then also the person can acquire Indian citizenship. एंड लास्टली, अगर 3/10/2004 के बाद में कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो क्या होगा? उसको कंपल्सरीली रजिस्टर करना होगा विद इन 1 year। दैट मीन्स कि अगर हम भारतीय निवासी है और हमारे जो बच्चे हैं उसका जन्म होता है सपोज यूएसए में, तो यूएसए में जन्म लेने के बाद 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर, दैट मीन्स कि अगर 2004 में बच्चे का जन्म हुआ है तो 2005 में हमें रजिस्टर कराना होगा कहाँ? इंडिया में, फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन अगर किसी कारणवश ये डिले हो जाता है तो हमें 6 month का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, सो दैट वी कैन रजिस्टर फॉर अवर सिटीजनशिप। तो ये बात हो गई डिसेंट के लिए। अब देखिए नेचुरलिज्म क्या होता है, हमें नेचुरली कैसे मिलेगी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सबसे पहली तो बात ये होती है कि अगर हमें किसी भी देश की सिटीजनशिप चाहिए तो हमें वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो हमारे इंडिया में भी बेसिक नीड यही है कि यहाँ के जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं हमें उसके अबाइड करना होगा। वी हैव टू बी अबाइड बाय द लॉ। तो सबसे पहले देखिए कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है अगर हमें नेचुरल सिटीजनशिप चाहिए तो। प्लस
हमें 1+14 ईयर्स की रेजिडेंट होने चाहिए। दैट मीन्स कि हमें 15 ईयर ऑफ रेजिडेंट होना चाहिए। कहाँ का? इंडिया का। तो भी हमें सिटीजनशिप मिल सकती है। लास्टली हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। प्लस हमें भारत की कोई भी लैंग्वेज में से मिनिमम एक लैंग्वेज आनी चाहिए, बोलना, समझना और सुनना। प्लस इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए रिगार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध, हमारे लॉ के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सिटीजनशिप देने से मना कर दे। तो नेचुरल सिटीजनशिप लेने के ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट रूल्स है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इलीगल माइग्रेट नहीं होना चाहिए, हमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए 1+14 दैट मीन्स 15 ईयर्स का, प्लस हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, प्लस हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे देश के संविधान को नुकसान हो। ये हमने बात करी थी कि कैसे एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप को। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में भारतीय नागरिकता की पात्रता है तो उसको कैसे खो सकते हैं, क्या क्या कारण है जिससे कि ये पात्रता खारिज हो जाती है। तो सबसे पहले तो रिनाउंसिएशन, दैट मीन्स कि हम स्वयं अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ के किसी अन्य देश की नागरिकता को अपनाते हैं, उसे कहते हैं रिनाउंसिएशन। सेकेंड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होगा? यदि हम अपने संविधान को, अपने यहाँ के कानून को फॉलो नहीं करते हैं और उसके विपरीत जाते हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, तो यहाँ पे से टर्मिनेशन हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी पात्रता सीधे सीधे निरस्त कर देती है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन के 5 मेन कारण है कि हम कैसे डिप्राइव हो सकते हैं सिटीजनशिप से। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम किसी और देश की नागरिकता, फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारतीय नागरिकता किसी फ्रॉड तरीके से हासिल करते हैं, जैसे कि माइग्रेटेड हो, इलीगल माइग्रेशन हो, देन ऑल्सो वी आर अक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप, तो ये क्या होगा कि हमारी सिटीजनशिप को कैंसिल कर देगा। सेकेंड है डिसलॉयल रहते हैं अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो भी हमारी नागरिकता जा सकती है। थर्ड इज अगर हम अनलॉफुल है या हमने अपने देश के किसी अन्य एनिमी से, जो विरोधी है, उनसे अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो भी हमारी सिटीजनशिप डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा भारतीय नागरिक कोई भी हो XYZ, वो अगर किसी पाकिस्तानी, किसी अन्य ऐसे देश जो कि हमारे विरुद्ध है, अगर हम उनसे कांटेक्ट में आते हैं, अगर हम उनसे बातचीत करते हैं, तो भी हमारी नागरिकता सीधे सीधे खारिज हो जाती है। फोर्थ है कि अगर हम को नेचुरलाइजेशन से भारतीय नागरिकता मिली है और उसके 5 साल के अंदर या 5 साल के बाद में हमें किसी अन्य देश में 2 साल की सजा होती है, तो भी हमारी नागरिकता सीधे सीधे निरस्त हो सकती है। लास्ट इज कि अगर हम भारतीय मूल को छोड़ के किसी अन्य देश में 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा रहते हैं, तो भी हमारे इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि हमारा भारत सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, और सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करने की वजह से ही हमें ये जो डेप्रिवेशन है इसके रूल्स को मानना होता है। अनलाइक अगर हम किसी और देश की बात करें, यूके की या यूएसए की, तो वहां डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। डुअल सिटीजनशिप की एक आपको जो प्रमुख देश है, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी नागरिकता मिलेगी, और उसके अंदर जितने भी स्टेट्स है, जितनी भी जगह है, इधर इट इज वॉशिंगटन हो गया या कोई और जगह होगी, तो वहां की सिटीजनशिप अलग होती है। तो वहां डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट फॉलो होता है और हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कानून फॉलो होता है। तो ये बात थी दोस्तों पूरी सिटीजनशिप के बारे में। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के आर्टिकल्स के बारे में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज टू टेक केयर।